हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल कौन-कौन से ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है? तो यूकैरियोटिक सेल चार किंगडम में पाई जाती है। चार किंगडम में पाई जाती है वो कौन-कौन से हैं? किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटियम, किंगडम एनिमेलिया। और प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है किंगडम मोनेरा, यानी मोस्टली बैक्टीरियाज में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, और वो भी प्लांट सेल और एनिमल सेल का। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, उसके बाद देखेंगे हम एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। जो प्लांट सेल होती है वो मोस्टली हेक्सागोनल होती है। कैसी होती है? हेक्सागोनल होती है। और सेल बनने के लिए जो प्राइमरी क्राइटेरिया वो क्या है कि उसमें क्या चाहिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल बन ही नहीं सकती। तो प्लांट सेल जो बनी है यहां से दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्लांट सेल बनी है। अब ये प्लांट सेल में बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, दिस इज अ लार्ज न्यूक्लियस। तो लार्ज न्यूक्लियस की वजह से नॉट न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, बड़ा सा वैक्यूल्स होता है। और उस वैक्यूल्स की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में नहीं होता, वो साइडली शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड द पेरिफेरी, टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है सेंटर में नहीं है, वो कहाँ पे है? पेरिफेरी में है। तो इज अ डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस हम देखने वाले सारी चीजें डिटेल्स में यहाँ पे हम सब क्या करने वाले हैं? ओवरलुक ले रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के जो कुछ भी है उसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म। तो अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या आता है? तो साइटोप्लाज्म में फ्लूइड भी आता है और सेल ऑर्गेनेल भी आते हैं। अब कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल आते हैं हम देखेंगे। तो ये न्यूक्लियस से स्टार्ट होते, ये जो जिगजैग लाइक के स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होते हैं उनके ऊपर राइबोसोम होते हैं और जो स्मूथ होते हैं उनके ऊपर नहीं होते हैं। अभी कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया है उन्होंने बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स हम डिटेल में देखने वाले हैं। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ऑर्गेनेल जब सेपरेट लेंगे तब आपको ये पूरे जो पॉइंट्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये सारे के सारे डाउट आपके वहां पे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? उसका ओवरलुक ले रहे हैं। तो ये हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, वैसे जो छोटे छोटे जो है सर्कुलर से बोलते हैं वेसिकल्स, और सिस्टर्नी टाइप है उसे बोलते हैं हम सिस्टर्नी। तो ये जो स्ट्रक्चर इसे कहते हैं हम गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं हम? गोल्जी बॉडी ऐसा कहते हैं। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन सबको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है? एटीपी प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ये जो सेल है उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन। अब आपको पता है स्केलेटन मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में स्केलेटन है, हड्डियों का ढांचा है। अब वो स्केलेटन का काम क्या काम है? हमारा स्केलेटन का काम है कि हमको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अगर हमारे बॉडी में अगर स्केलेटन नहीं होते थे तो हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वो कैसा होता था? शेपलेस। कैसा होता था? शेपलेस। बिकॉज ऑफ द स्केलेटन हमको क्या मिला है? स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं उसको स्केलेटन की वजह से मिला है। उसी तरह प्लांट को जो स्ट्रक्चर मिलता है किससे मिलता है? साइटोस्केलेटन से। साइटोस्केलेटन उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद ये सेल, प्लांट जो सेल है उसमें छोटे छोटे माइक्रो बॉडीज पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं वो आगे देखने वाले हैं। इसको आप ध्यान में रखिए कि प्लांट सेल में क्या पाई जाती है? माइक्रो बॉडीज।
माइक्रो बॉडीज। उसके उसके बाद ये है छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं हम लाइसोसोम्स। क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम्स का दूसरा नाम होता है सुसाइड बैग। क्या होता है? सुसाइड बैग भी कहते हैं। और लाइसोसोम का क्या काम है कि जो सेल के अंदर एक्सेस मटेरियल है या अपना सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया जिसकी वजह से सेल डैमेज हो सकती है, तो उस बैक्टीरिया वायरस या एक्सेस मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम्स कहता है, लाइसोसोम करता है। और अब आपको प्रॉब्लम आएगी सर, डाउट आया होगा कि सर ये लाइसोसोम्स ने को आपने सुसाइड बैग कहा है। अब सुसाइड बैग क्यों कहा है? कि जब सेल को ठीक करना पॉसिबल नहीं है, रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, सेल डैमेज हो गई है और ये डैमेज सेल बाकी अच्छी सेल को भी डैमेज कर सकती है, उस वक्त लाइसोसोम क्या करता है? खुद की ही सेल को क्या कर देता है? डाइजेस्ट या डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी वजह से लाइसोसोम को क्या कहते हैं? हम सुसाइड बैग कहते हैं। और ये बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में भी पाया जाता है, बस उसकी साइज छोटी होती है। वैक्यूल क्या होते हैं? वैक्यूल्स। तो ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनल्स सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, वो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। तो कौन कौन से है? वो है सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। अब ये जो सेल वॉल है किससे बनी हुई है? सेलुलोज से बनी हुई है। और इस सेल वॉल के बीच में छोटे 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 गैप्स है, कहां का ऐसे गैप्स है, उसे कहते हैं हम पित्त। क्या कहते हैं? हम पित्त कहते हैं। और पित्त का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट। क्या करना? उससे मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है इस पित्त से। उसके बाद प्लांट सेल में पाए जाते हैं प्लास्टिड्स। क्या पाए जाते हैं? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड के 3 टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हम डिटेल में देखने वाले हैं। पर अभी आप देखेंगे कि प्लांट सेल सिर्फ प्लांट सेल में क्या दिखता है? सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड, जो एनिमल सेल में नहीं दिखते। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? प्लांट सेल का। प्लांट सेल मोस्टली कैसी होती है? हेक्सागोनल होती है। एनिमल सेल जो होते हैं उसके भी स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, एक जैसा एक ही स्ट्रक्चर उसका नहीं होता है। तो पर एनिमल सेल में लार्ज वैक्यूल नहीं रहता। जिस तरह से प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, उस तरह से लार्ज वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। उसके वजह से एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो कहाँ दिखता है? हमको सेंटर में। जनरली एनिमल सेल का न्यूक्लियस हमें कहाँ दिखता है? सेंटर में दिखता है। अब एनिमल सेल भी किससे बनी हुई है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी है। विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल या कोई भी सेल नहीं बन सकती। तो एनिमल सेल भी किससे बनी हुई है? प्लाज्मा से बनी हुई है। उसके बाद जो प्लांट सेल में न्यूक्लियस है, एनिमल सेल में भी डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस है, मगर वो कहां पे है? सेंटर में है। न्यूक्लियस प्रेजेंट आल्सो इन अ प्लांट एनिमल सेल। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के जो कुछ भी है उसे क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर साइटोप्लाज्म में फ्लूइड आता है और सेल ऑर्गेनल्स भी आते हैं। अब कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स आते हैं हम देखेंगे। जिस तरह से प्लांट सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, उसी तरह एनिमल सेल में भी क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। उसके बाद गोल्जी बॉडी भी पाई जाती है। क्या कहती है? गोल्जी बॉडीज भी एनिमल सेल में दिखती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में। विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया तो काम ही नहीं हो सकता कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि बाकी की इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, पर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। किसी को कोई भी काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए और एनर्जी कहां से आती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। अब जिस तरह से साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसी तरह एनिमल सेल में भी साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साइटोस्केलेटन और मूवमेंट के लिए भी हेल्प करते हैं। माइक्रोबॉडीज प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। लाइसोसोम्स प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। और वैक्यूल्स
वैक्यूल्स यहाँ पे बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, टेम्पररी होते हैं। प्लांट सेल में परमानेंट वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में टेम्पररी और छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनल्स है ये दोनों इन्हीं सेल में पाए जाते हैं। कौन कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, माइक्रोबॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। अब जिस तरह से कुछ सेल ऑर्गेनल सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते थे, उसी ही तरह कुछ सेल ऑर्गेनल सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं जो प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से है? तो वो जो है उसे कहते हैं हम सेंट्रोजोम्स। क्या कहते हैं हम? ये सेंट्रोजोम्स। सेंट्रोजोम्स सिर्फ किसमें पाए जाते हैं? एनिमल सेल में पाए जाते हैं। अब ये सेंट्रोजोम्स में उसमें क्या होता है? तो सेंट्रोजोम्स में 2 रॉड लेग स्ट्रक्चर होता है। ऐसा स्ट्रक्चर, उसके परपेंडिकुलर दूसरा स्ट्रक्चर होता है। अब ये दो रॉड लेग स्ट्रक्चर उसे बोलते हैं सेंट्रियोल्स। क्या बोलते हैं हम? सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं और 2 सेंट्रियोल के अराउंड, उसके अराउंड क्या है? द पेरीसेंट्रियोल फाइबर्स। क्या है? पेरीसेंट्रियोल फाइबर्स। तो पेरीसेंट्रियोल फाइबर्स एंड सेंट्रियोल्स को कंबाइन में क्या कहा जाता है? सेंट्रोजोम्स। और सेंट्रोजोम्स ओनली कहां पाए जाते हैं? एनिमल सेल में पाए जाते हैं। जिस तरह से प्लांट सेल में सिर्फ सेल वॉल और प्लास्टिक पाए जाते हैं, उसी तरह एनिमल सेल में सेंट्रोजोम्स पाए जाते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में सारे सेल ऑर्गेनल्स 1 बाय 1। शुरू करेंगे हम सेल वॉल से। तब तक के लिए बाय बाय।